अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया में मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम खान। नाजरीन, आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि जैसे ही इलेक्शन का सीज़न जो है वो करीब आता है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने मैनिफेस्टो के साथ प्रॉमिसेस और स्लोगन्स लेकर सामने आते हैं, जिनमें एक बड़ा मसला है वो एजुकेशन का भी बताया जाता है। नाजरीन, आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि क्या तालीम के मैदान में पॉलिटिक्स है, उसका असर रसूख कितना है, कैसा है, और इसके अलावा हम बात करेंगे कि हाउ एजुकेशन सिस्टम इज़ सब्जेक्टेड टूवर्ड्स द पॉलिटिकल इंटरवेंशंस, और हम बात करेंगे कि एजुकेशन सिस्टम को मैनिपुलेट किया जा रहा है एडवांस पॉलिटिकल इंटरेस्ट पर। नाज़रीन, इसी हवाले से आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है डॉक्टर शुएब ने, जो कि एक एजुकेशनिस्ट है। उनसे हम बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम में टाइम दिया। सर, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि सर ये बताएंगे, हुकूमत तब्दीली के साथ ही तालीमी अमल और तालीमी पॉलिसीज़ में तब्दीली देखी जाती है, इसका क्या और कितना असर हो सकता है तालीम के ऊपर? सर ये बताइएगा प्लीज़। देखिए, एजुकेशन जो है ना, बुनियादी तौर पर ये एक बड़ा लॉन्ग लास्टिंग किस्म की, जिसको कहते हैं ना लंबी रेस का घोड़ा जी होता है। एजुकेशन ऐसे नहीं होता कि कोई आपने रेडिकली आज सोचा और कल वो उसको आपने इम्प्लीमेंट किया और परसों उसका रिजल्ट ले लिया। आमतौर पे जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी जब पॉलिटिकल प्रोसेस में होती है, जब इलेक्शन के प्रोसेस में होती है, तो वो एक अपने मैनिफेस्टो में अपने कौम से कुछ वादे करती है, कुछ उसके एजेंडा होते हैं, कोई बिल्कुल। वो विजन देती है कि जब वो इक्तदार में आएगी तो फिर आकर वो एजुकेशन के लिए ये कुछ करेगी। अच्छा, बिल्कुल। अब अगर हम ये कहें ना कि जी पाकिस्तान में एजुकेशन के जो मसाइल हैं, तो मेरा ख्याल है शायद वो अब एक जो रेडी चलाने वाले से लेकर या एक पथारे वाले से लेकर जो इस वक्त करता धरता है, उन सब लोगों को पता है कि पाकिस्तान की एजुकेशन के क्या मसाइल हैं। जी उन्हीं मसाइल को बुनियाद बनाकर हमारी जो मौजूदा हुकूमत है, ये भी बरसर इक़्तिदार आई थी और तवक्को ये की जा रही थी और ख्याल ये किया जा रहा था कि वो रियासत मदीना, जिस रियासत की बुनियाद ही तालीम पर रखी गई थी, कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले असहाब सुफ़ा के ज़िम्मे ये काम लगाया कि वो लोगों को पढ़ाएं। इब्तदाई दौर के जो असातिज़ा थे वो नॉन मुस्लिम थे, जी ठीक है ना? तो यानी तालीम को जो मकाम और वसअत दी गई, वो तालीम को रियासत मदीना की बुनियाद बनाया गया। जी उसके बरक्स हमारे साथ अब आप ये देखिए बदकिस्मती से कि जिस तरह सियासत के हो रही इस वक्त एजुकेशन के साथ, यानी आप अंदाजा कीजिए कि मौजूदा हालात में जहां जिंदगी के बहुत से शोबे मुतासिर हुए हैं, बिल्कुल। जिस बुरी तरह से इस वक्त हमारी एजुकेशन जिस तबाही और बर्बादी का शिकार हुई, हमारे इदारे, यानी गुज़िश्ता साल में 2 साल के अंदर ये जो एक बच्चा जो अपना ख्वाब लेके तसव्वुर लेके, हम जो मिडिल क्लास के लोग हैं जिन्हें कल आज कोई बेनिफिट मिला, आज मैं आपके सामने स्क्रीन पे बैठा हूं, तो ये इसलिए नहीं मैं बैठा हुआ कि मेरे पास कोई बड़ा कमाल है या मैं कोई बाकमाल शख्स हूं। मैं अपनी जी एजुकेशन की वजह से आपके सामने बैठा हूं कि जो आप लोगों ने मुझे ये इज्जत दी, आज ऑनलाइन लिया है, तो वो जी मेरा एक एजुकेशनल बैकग्राउंड है। इस बिल्कुल। इस इज्जत और इस तकरीम की खातिर हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया कि हमारे बच्चे कल माशरे में वो एक बावकार शहरी बन सकें, एक इज्जतदार शहरी बन सकें, अपना किरदार अदा कर सकें। ये आसान सा फार्मूला था, यानी मैं जी कोई किताबी बात नहीं कर रहा, मैं आपसे प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। जी और यही सोच हमारी भी थी अपने बच्चों के लिए कि जब हम उन्हें पढ़ाएं, और अब मैं रोल चेंज करता हूँ ना, कि मैं आपको एज ए पेरेंट बता रहा हूँ कि बिल्कुल। हमारी भी यही ख्वाहिश थी कि हमारे बच्चे भी उसी तरह से माशरे में बावकार एक मकाम हासिल कर सके, और उसके लिए हम जैसे वो लोग जिनके पास जमीनें नहीं है, जिनके पास जायदादें नहीं है, जिनके पास ओहदे नहीं है, जिनके पास रैंक्स नहीं है, उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक तालीम ऐसा टूल था। मैं एक सेमिनार में था, तो मुझे किसी ने पूछा, मुझसे सवाल किया किसी बच्चे ने कि सर, डू यू बिलीव कि एजुकेशन इज अ मिरेकल? क्या ये वाकई मौजज़ा है? तो मैंने कहा यस, बिकॉज के इसकी इससे बड़ी और मौजज़ाना इसकी क्या हो सकती है, इसकी जो अक्कासी, कि मैं जो आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, मैं एक मतलब गांव, दूर अफ्तादा गांव का रहने वाला, एक छप्पड़ स्कूल का पढ़ने वाला, आज मैं इतने हाई फाई जेंट्री के सामने खड़ा हुआ अंग्रेजी में जो तकरीर कर रहा हूँ, तो इससे बड़ा और कौन सा मौजज़ा आपको चाहिए एजुकेशन का? ये जी किस तरह बिल्कुल। से मुमकिन है? ये एजुकेशन की वजह से। तो यानी एजुकेशन एक होप होती थी, एजुकेशन एक उम्मीद होती थी। जब आप कौम से उसकी उम्मीद ही छीन लेंगे, आप ये देखिए ना, क्या बदकिस्मती हमारी रही कि हम अभी तक एक यूनिफॉर्म एजेंडा नहीं बना सके कि हाउ टू इंटरेक्ट विद दिस कोविड। इस जी कोविड सिनेरियो के अंदर मतलब मुझे जो सबसे ज्यादा दुख का कहना पड़ रहा है वो ये है कि सबसे ज्यादा कोरोना एसओपीज को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने फॉलो किया है। जी जी ये डॉक्टर मैं शुएब। बड़ी जी जिम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूं, और उसके बावजूद हुआ ये। एजुकेशन बंद कर दो, स्टाफ को यूं कर दो,
फलां कर दो, और उसके ऊपर पॉलिसी स्टेटमेंट आ रही होती है, और बदकिस्मती से पॉलिसी देने वाला वो शख्स होता है सामने बैठा हुआ जिसका दूर दूर का भी जिंदगी में कभी एजुकेशन के साथ वास्ता नहीं रहा। तो जी लिहाजा होना ये चाहिए था कि फौरी तौर के ऊपर इसको सियासत की निगाह बना कर वो जो है ना देने के बजाय इनके फैसले मेरिट पर होते, बैठ के एजुकेशनल एक्सपर्ट्स की निगरानी में होते। ये जी बुलाते जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से, यहाँ कह तो रिजाल नहीं है मिस, यहाँ इस मुल्क के अंदर जी इस मुल्क में डेफिशिएंसी नहीं है ह्यूमन रिसोर्स की, इस मुल्क में सलाहियतों की कमी नहीं है। मसला ये है कि आप एजुकेशन के फैसले उन लोगों से करवा रहे हैं, मैं बहुत माजरत के साथ मैं आपको कहूंगा कि उन जोहला से करवा रहे हैं, उन इग्नोरेंट इलिटरेट से करवा रहे हैं जिनका दूर दूर का वास्ता नहीं है एजुकेशन के साथ। आप एजुकेशनिस्ट को बुलाएं, आप बिठाएं उन लोगों को, और उनसे बिठा के उस पॉलिसी मेकिंग में आप उनसे मुशावरत करते कि हमें क्या करना चाहिए इस पॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर जब ये सिचुएशन आई है। ठीक है, कोरोना, जी मैं एक मिनट के लिए एक्सेप्ट कर लेता हूं कि कोरोना इज अ वेरी बिग डिजीज और वेरी मतलब अलार्मिंग सिचुएशन होगी कोरोना की, लेकिन उसके अंदर उन लोगों को तो आप साथ बिठाते, उन बच्चों को तो साथ पूछते कि भाई आपके लिए क्या होगा, आपका हाईटेक कंट्री नहीं है कि आपके पास इतने वसाइल जी हो, इतने रिसोर्सेज हो। बिल्कुल तो उन उन चीजों को देखिए, पॉलिटिक्स जो है ना बेसिकली जो एक सबसे खूबसूरत बात होती है पॉलिटिक्स की, कि जो एक लीडरशिप होती है ना वो वक्त की नब्ज को स्टडी करना जानती है। बिल्कुल कहते हैं ना इसके तीन लीडरशिप के तीन डायमेंशन होते हैं। इसके लीडरशिप के पहले एंड के ऊपर होता है लीडर, दूसरे एंड के ऊपर इसके होता है उसका फॉलोअर, और उसके तीसरा जो रिंग कंप्लीट होता है ना, जो ट्रायंगल कंप्लीट होता है, ये ट्रायंगल उसका कंप्लीट होता है तीसरे नंबर पर होता है जो उसका डिमांड ऑफ सिचुएशन, वक्त की जरूरत क्या है। बिल्कुल अगर जो लीडर अपने वक्त अपनी आवाम की नब्ज को पकड़ने की सलाहियत नहीं रखता तो विद ड्यू रिस्पेक्ट उसे कोई और काम कर लेना चाहिए, कौम का वक्त जाया ना करे, कौम का बेड़ा गर्क ना करे। यहां हो ये रहा है कि मतलब बाकी तो चले शोबों का जो हाल हुआ था, लेकिन खुदा की कसम दिल खून के आंसू होता है जब बच्चों को घर में फारिग बैठे हुए देखते हैं, उनके पास कोई होप नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है। जी जो उनके अंदर एक थ्रिल होती थी ना, जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा होता था तो उसके अंदर एक थ्रिल होती थी, एक्साइटमेंट होती थी कि मैं डॉक्टर इतने शोएब मार्क्स जी लेके बिल्कुल जी बिल्कुल सही कहा। अच्छा डॉक्टर डॉक्टर शोएब ये बताएगा कि आपको क्या लगता है कि एक पॉलिटिशियन जो है वो एक एजुकेशनिस्ट का रोल अदा कर सकता है, क्योंकि हमारा जो भी एजुकेशन मिनिस्टर है फेडरल वो भी एक पॉलिटिशियन है, तो आप क्या समझते हैं कि अगर वो एक एजुकेशनिस्ट होता तो क्या चेंजिंग लाई जा सकती थी पाकिस्तान में तालीम के निसाब में देखिए या तालीम में? देखिए हमारे यहाँ जो जिस इलेक्शन और जिस जमहूरियत के हम कायल हैं, और हम कहते हैं एक जमहूरी माशरे में, ये ना ना तो मेरे पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाए, कि हम जिस जमहूरी माशरे में रह रहे हैं उसमें प्रॉब्लम ही तो यही है कि वो लोग आपकी जो अनाने इक़्तिदार है वो उन लोगों के हाथों में है जिन लोगों का जाती तौर पर, चले शफकत महमूद साहब का अगर आप, मैं नाम ले लेता हूँ कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा उनके तालीम के साथ उनका ताल्लुक रहा है, पढ़ाते भी रहे हैं, एक उनका अपना एक बैकग्राउंड है, चले हम जी उसको मान लेते हैं अगरचे कि वो ब्यूरोक्रेट भी रहे। लेकिन प्रॉब्लम एक और है ना, अब आप, दिस इज नॉट अ वन मैन शो। यहाँ पर होना ये चाहिए था कि देखिए आपकी मुशावरत कहाँ होती, आपके जो एलिमेंट्री एजुकेशन, आपके एजुकेशन के लेयर्स बनी हुई है ना, जी प्राइमरी के लोगों की मुशावरत के लिए, मैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, मैं पिछले 20-22 साल से यूनिवर्सिटीज, पाकिस्तान की 4 टॉप यूनिवर्सिटीज में मैंने काम किया है। मुझे अगर आप ये कहेंगे मैं जाके एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए बैठ जाऊं और कोई एक विजिबल प्लान दूं, तो सॉरी, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मैं एक बिल्कुल डिफरेंट डोमेन में काम कर चुका हूँ। इसी तरह अगर एक प्राइमरी एजुकेशन को जो शख्स देख रहा होगा उसके लिए डेफिनेटली ये मुश्किल होगा कि वो जाके एक यूनिवर्सिटी की पॉलिसी दे सके। तो ये डिफरेंट जो लेयर्स थी, इन डिफरेंट लेयर्स के अंदर अगर ये हकीकी मानों में पॉलिटिशियन होते, पॉलिटिक्स तो विजडम देती है, पॉलिटिक्स बिल्कुल शऊर देती है। देखें ये विजडम का और शऊर का दूसरा नाम है, लेकिन यहाँ पॉलिटिक्स का नाम, हम जिस चीज को दाएं दिखा के बाएं मारने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो कहा जाता है ये आदमी सियासत कर रहा है। यहाँ हमारे यहाँ बिल्कुल सियासत का लफ्ज जो है वो, माफ कीजिएगा, गाली के तौर पर इस्तेमाल होता है, जबकि सियासत बड़ा एक मुकद्दस लफ्ज है, और सियासत शऊर देता है, विजडम देता है, निगाह बुलंदी देती है। देखिए वो सियासत थी ना, अगर आप मिसाके मदीना की बात करते हैं, मदीना की रियासत का बात करते हैं, तो सियासत ये थी, लीडरशिप ये थी कि आप अपने बदतरीन एनिमी के साथ भी बैठे हैं टेबल पे और आप टॉक कर रहे हैं। सियासत रिकंसिलिएशन सिखाती है। हमारी सियासत तो गंदी गाली बन गई है कि वो देखें जनाब, यहाँ सियासत के नाम पे, अब अगर सिंध में कोई काम होना शुरू हुआ है और अगर फर्ज किया वो काम किसी एतबार से अच्छा है, तो होना ये चाहिए था कि हम उस काम को आगे बढ़ाते, जी हम उस बिल्कुल काम को बेहतर करते, उसी को टेकअप करते, उस मॉडल को हम रेप्लिकेट करते। अगर कोई काम अच्छा पंजाब में हो रहा है, हम उसको रेप्लिकेट करते। अगर खैबर पख्तूनख्वा में कोई चीज, ये सारे एक ही गुलदस्ते के मुख्तलिफ फूल हैं, लेकिन प्रॉब्लम हम ये कर देते हैं कि नहीं जी,
केपी मॉडल है तो हमने इसको वहां पे इम्प्लीमेंट नहीं होना क्योंकि ये दूसरे किसी ने किया है। अगर सिंध का कोई अच्छा मॉडल है तो उसको इम्प्लीमेंट, ये सियासत, जिस सियासत की आप बात कर रही है ना, वो ये सियासत है जिस सियासत की वजह से हम ना सिर्फ ये कि एक तालीम बल्कि जिंदगी के हर शोबे में जो हम जलीलो ख्वार हो रहे हैं, आज हमारे यहाँ से टीमें वापस चली जाती हैं, हमारी कोई दुनिया में से नहीं बची, तो ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हुई है कि हमने अपना घर इन ऑर्डर करने के बजाय, होना तो ये चाहिए था कि सियासत आपको बुर्दबारी सिखाती। आप देखें ना मोहम्मद अली जिन्ना की सियासत, कि टेबल पे वो उन लोगों के साथ भी बैठे हुए हैं जो उनको लीडर ही नहीं मानते थे। जी अच्छा डॉक्टर शुएब, जी आपने सही कहा। डॉक्टर शुएब ये बताएगा कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में 18वीं तरमीम के बाद जो तालीम से मुताल्लिक इख्तियारात थे, क्या सूबों के पास जब गए हैं क्या वो उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके पास इख्तियारात आ गए हैं, आप क्या समझते हैं सर, ये बताइए। देखिए इख्तियारात, या जब हम आइन की बात करते हैं ना, तो आइन के अंदर प्रोविजन, और ये बहुत अच्छी थी, देखिए सूबाई खुद मुख्तारी, या तो आप ये बातें ही ना किया करें ना, या तो आप 73 कॉन्स्टिट्यूशन को कोट ही ना किया करें। आपका 73 का कॉन्स्टिट्यूशन जब आपको सूबाई मुख्तारी कहता है, देखिए फेडरलिज्म का एक जो तस्वुर है ना, उसमें सूबे जो अलग-अलग आपके यूनिट हो और अलग-अलग फूल बने हुए हो और उनकी एक अपनी उनकी आइडेंटिटी हो, और फिर वो मिनहसुल कौम उस एक बड़े गुलदस्ते का हिस्सा हो, ये है खूबसूरती जमहूरियत की। लेकिन अब होता क्या है, ऐसा प्रैक्टिकली हुआ नहीं ना, कि जो हमने इख्तियारात अगर उन्हें दिए भी, तो वहां पे जो लोग, अभी आपने देखा नहीं कि सिंध में क्या हुआ है डेस्क की खरीदारी के अंदर, यानी जिस पैसे पे वो डेस्क खरीदा गया है, कोई एक खुदा का जरा सा भी खौफ इनके दिलों में हो तो ये लरस के कांप के फट के मर जाएं कि इस कौम का पैसा है और हम करने क्या लगे हैं। मतलब किसी एक एहलकार ने, किसी जिम्मेदार ने ये जाके उठ के प्राइस लेने की कोशिश नहीं की, अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं की कि मैं जाके एक दफा बाजार से पूछ तो लूं ये डेस्क कितने का आता है। चले ये एक चीज तो मीडिया ने किसी तरह से पकड़ ली है जो सामने आ गई, सोचे जो नहीं पकड़ी पिछले 74 साल में वो क्या क्या हुआ होगा। जब भी तो स्कूलों में गधे बांधे हुए हैं, जब भी गोस्ट स्कूल है, ऐसे ऐसे एम्प्लॉई हैं जिन्होंने कभी स्कूल इंस्टीट्यूशन की शक्ल ही नहीं देखी, वो होता क्या। अच्छा फिर आप देखिए सियासत की मुदाखलत सिर्फ ये कोविड सिनेरियो में नहीं हुई, हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ जो टीचर है वो, आप जाए ना, आपका रूरल एरिया पाकिस्तान बेसिकली तो देखे ना एग्रीकल्चर लैंड है, अब उसमें जो रूरल एरिया है वहां पे आपके जो टीचर जो भर्ती होते हैं उनको ये पॉलिटिशियंस भर्ती करवाते हैं। आपने उन्हीं टीचर्स के साथ उन्हीं से इलेक्शन कंडक्ट करवाना होता है, बाकी जितनी इजाफी ड्यूटीज हैं वो उन्हीं से करवानी होती हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि सियासत मुदाखलत नहीं करेगी। वो जो शख्स वहां पे बैठा हुआ है, जो वहां पे वो तकरीर कर रहा है या जो उसके बिहाफ पे बोल रहा है, वो एजुकेशनिस्ट तो नहीं हुआ, वो तो उसका एक जरखरीद गुलाम है कि जिसने उसको भर्ती करवाया था, अब उसने उसको हर सूरत में ओब्लाइज करना है। आपको क्या पता है कि वोट कैसे चेंज हो रहा है या वोट के बक्से में क्या हो रहा है। आप यहाँ एक छोड़ के 10 इलेक्ट्रॉनिक मशीनें लगाएं, जब वो बंदे ही जिन्होंने वहां पे काम करने वाले हैं वो उनके मुलाजिम है, तो आप कैसे सारे डायनामिक्स को चेंज कर सकते हैं। तो ये पूरा आवे का आवा इस बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है, इस बुरी तरह से, और इसको ये लफ्ज सियासत जो पाकिस्तानी सियासत है, मैं ये विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये कहूंगा, क्योंकि सियासत के साथ अगर कोई बंदा सियासत का वर्ड अगर कोई इनएप्रोप्रिएट यूज करता है तो मुझे बहुत दुख होता है। मैंने 22 साल ना सिर्फ मैंने सियासत को पढ़ा है बल्कि मैंने 22 साल पढ़ा है, तो ये एक बहुत ही सैंक्टिटी है इस पॉलिटिक्स की, ये विजडम, मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये दूरअंदेशी सिखाती है, ये रिकंसिलिएशन सिखाती है, ये दुश्मन को उस स्टेज पे लाती है कि दुश्मन आके टेबल पे बैठने पे मजबूर हो जाता है, ये सियासत। जी अच्छा डॉक्टर शुएब ये बताएं कि अगर हम तालीमी बजट पे बात करते हैं, आपको क्या लगता है कि किस हद तक पाकिस्तान में तालीमी बजट पर जो अखराजात है उसको पूरा किया जाता है, चीज़ों को देखा जाता है कि तालीमी बजट में इन चीज़ों की ज़रूरत है, आप क्या कहेंगे कि तालीमी बजट पर पैसे लगाए जा रहे हैं? अच्छा मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ तो आपको आपके सवाल के जवाब मिल जाएगा। देखिए एक जमाना ये था, मैं जब जमाना तालिब इल्मी में था, मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, जो हमारे एज फेलोज हैं वो एक 90s में, अर्ली 90s के अंदर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन हुआ करता था, एक इदारा जो हायर एजुकेशन को देखा करता था, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा वो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने उस साल, मैं उस वक्त मैं स्टूडेंट था यूनिवर्सिटी में, कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, तो इन्होंने 48 लाख की ग्रांट दी थी पूरे पाकिस्तान के 22 उस वक्त इदारे थे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अभी इतना फ्लरिश नहीं हुआ था जी। तो वो 48 लाख जब दिए तो एक बहुत बड़ी मैस स्केल डिमॉन्स्ट्रेशन पूरे पाकिस्तान में हुई कि आप 48 लाख रुपए की क्या जस्टिफिकेशन देंगे, कैसे उन 48 लाख रुपयों को आप डिवाइड करेंगे कि 22 यूनिवर्सिटियों में 2-2 लाख रुपए भी नहीं आते, ठीक है जी बिल्कुल। फिर उसके बाद एक ऐसा वक्त आया, टीवी के प्रोग्राम में डॉक्टर मुख्तार मौजूद थे, मैं भी मौजूद था, मेरे पास आज तक उस प्रोग्राम का क्लिप है कि 90 अरब रुपया उन्होंने दिया इसके लिए, एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन को। 72 अरब उन्होंने मांगा था बिलियन, और उन्होंने उसको 92 दिया।
ठीक है। जी। मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा कि डॉक्टर साहब प्रोग्राम में, टेलीविजन प्रोग्राम में ऑन स्क्रीन मैंने कहा था उन्हें, मैंने कहा जी आप ये वो हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन थे, मैंने उनसे कहा कि सर मैंने वो वक्त भी एजुकेशन का देखा है जब 48 लाख रुपए ग्रांट थी और अब करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए में आपको पैसे मिल रहे हैं। क्या आप इसकी वैल्यू कॉस्ट एनालिसिस कर सकते हैं कि जो पैसा मिला हायर एजुकेशन को आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि जी। अगर फर्ज किया आपकी पावर इंजीनियरिंग थी इस मुल्क के अंदर और आपने आपकी 20 यूनिवर्सिटियां हैं जो पावर इंजीनियरिंग पढ़ा रही हैं, तो क्या आपने नेशनल ग्रिड के अंदर एक यूनिट बिजली भी कंट्रीब्यूट की है, जबकि आप अरबों रुपए की ग्रांट लेके बैठ गए। बिल्कुल। तो होता ये है मैम, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये इतना खूबसूरत मुल्क है, अल्लाह ताला की इनायत है। बिल्कुल। देखिए अगर अगर इस मुल्क के अंदर किसी किस्म की कोई डिफिशियंसी होती, इस मुल्क के अंदर किसी किस्म की कोताही होती, तो मेरे और आप जैसे लोग आज बैठे हुए टेलीविजन पे बात ना कर रहे होते। बिल्कुल सर। हम इसी मुल्क की प्रोडक्ट है, हम कहीं से इम्पोर्ट नहीं हुए, हम किसी किसी कोने में से निकल के नहीं आए। आज जिसके मुंह में जरा सी जबान आ जाती है ना, तो वो अपने लिंक और अपने कलाबे में लाना शुरू कर देता है। कोई कहता है मैं अफगानिस्तान से आया हूं, तो कोई कहता है मैं ईरान की नस्ल से हूं, तो कोई कहता है मैं अरब की नस्ल से हूं। हम यहीं के हैं। मैं तो ये जानता हूं कि अगर मेरे वालिद यहाँ पैदा हुए थे, मेरे दादा यहाँ पैदा हुए थे, तो मैं भी यहीं का हूं। मुझे इससे नहीं कोई कंसर्न मेरे परदादा कहाँ, हम यहीं की प्रोडक्ट है। इसी मिट्टी ने हमें आज जबान दी, इसी मिट्टी ने हमें सिखाया, तो इस मिट्टी की जरखेजी में कोई कोताही नहीं है। किसी किस्म की इसकी जरखेजी के अंदर एक जरा सी भी अगर किसी को ये शक हो कि इस मिट्टी की जरखेजी में कोई है, तो मैं कहता हूं कि उसको फौरन पाकिस्तान को छोड़ देना चाहिए। इसकी मिट्टी बहुत जरखेज है, लेकिन जिन हरामखोरों के हाथ ये मिट्टी चढ़ गई है, आप देखिए ना कि कितना रुपया यहाँ खर्च हुआ, किस कदर वो रुपया मिला, लेकिन उसकी क्या जस्टिफिकेशन हुई। आज वो करें ना सीने पे हाथ मार के, अभी मौजूदा चेयरमैन से ये मेरा सवाल है आपके प्रोग्राम से, कि वो जस्टिफाई करें जो पैसा उनको मिला है, उस पैसे का एनालिसिस करके दे दें कि जी ये पैसे की स्पेंडिंग जस्टिफाई कर दें, कि एक एक रुपए को जस्टिफाई कर दें। जी आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये भी देखते हैं कि अगर बच्चे जो हैं एक सूबे से दूसरे सूबे में जाते हैं पढ़ाई के लिए, फर्दर एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, तो वहाँ पर निज़ाम तालीम बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आता है। इस पर बच्चों पर क्या असर पड़ता है, और इस दौरान जो है लैंग्वेज एक बैरियर के तौर पर सामने आती है, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए ये तो है, ये तो आपका इशू है और ये इशू रहेगा। उसकी वजह यही है ना कि जब तक आप एजुकेशन में यूनिफॉर्मिटी नहीं लाएंगे, जब तक आपके वो तबकाती, अब आप देखें ये नेशनल करिकुलम के नाम पे कितना बड़ा ड्रामा हुआ है, खामखा लोगों को एंगेज करा गया, और यानी ये चीजें आपकी रहेंगी। होना ये चाहिए था कि आप इस डाइवर्सिटी, देखिए आप को इत्तेफाक हो या जो हमारे देखने वाले इस वक्त होंगे वो इस बात के साथ एग्री करेंगे। आप जब यहाँ हर चीज में चूंकि इंग्लिस्तान की, इंग्लैंड की मिसाल दी जाती है ना, ये यूरोप की मिसाल दी जाती है, वहां जगह जगह हर इंस्टीट्यूशन में हर जगह पर एक लिखा होता है इक्वालिटी इन डाइवर्सिटी, यानी ये डाइवर्सिटी रहेगी, ये डिफरेंट फूल मुख्तलिफ गुलदस्ते के रहेंगे। पंजाबी भी यहीं रहेंगे, पठान भी यहीं रहेंगे, महाजर भी यहीं रहेंगे, जीबी भी यहीं रहेंगे, कश्मीरी भी यहीं रहेंगे। लेकिन होना ये चाहिए था कि आपके ऊपर आकर ना, नीचे से ये डिफरेंट पौधे खिलते हुए आए और ऊपर आकर ये एक ऐसा तनावर दरख्त बने कि हर कोई उसमें जेल हो जाए। अब प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों ने उसको जेल करना है, जिन लोगों ने उसको मिक्स करना है, उनके अपने ही मफादात खत्म नहीं होते, उनकी अपनी दुकानदारी खत्म नहीं होती, उनका अपना। आपके तालीमी इदारों में इस वक्त जितनी सियासत आपके तालीमी इदारों में है, जितनी उखाड़ पिछाड़ आपके तालीमी इदारों में है, जिस तरह शॉर्टकट लगा के लोग इस वक्त भर्ती हुए हुए हैं। मैं एक वाइस चांसलर के पास गया, हम किसी एक काम के सिलसिले में गए, तो वो मौसूफ क्लेम कर रहे थे कि जी चूंकि मैं एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की शख्सियत का, माजरत के साथ मैं यहाँ पे नहीं नाम ले सकता, लेकिन मैं ले भी लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उन्होंने मुझसे चॉइस मांगी कि मैं किस यूनिवर्सिटी का चांसलर बनना चाहता हूँ। भाई मैं आपको बताता हूँ, यहाँ नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी है, उसके डॉक्टर मुख्तार हैं, उसके वाइस चांसलर, ये HEC वाले डॉक्टर मुख्तार नहीं, दूसरे डॉक्टर मुख्तार हैं। हम उनसे मिलने गए थे किसी एक सिलसिले में, तो वो कहने लगे कि मुझे प्रेसिडेंट ने ये कहा, आरिफ अलवी साहब ने, कि तुम कौन सी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनना चाहते हो। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं यहाँ आना चाहता हूँ, इस यूनिवर्सिटी में आना चाहता हूँ, मुझे आप अपने कहीं करीब बुला लें। तो मेरे साथ एक और मेरे दोस्त थे डॉक्टर साहब, वो भी बड़े सीनियर प्रोफेसर हैं। तो मैंने कहा यार डॉक्टर साहब, हमारे पास आज तक ऐसी लॉटरी क्यों नहीं आई? 28 साल मैंने भी एजुकेशन को दिए हैं, मैं भी उतना ही क्वालिफाइड हूँ, 2004 की मेरी PhD है, टॉप ऑफ द लाइन पाकिस्तान के जो मैंने रिसर्च अवार्ड विन किए हुए हैं। तो मैंने कहा यार ये आरिफ अलवी साहब के साथ हमारी रिश्तेदारी क्यों नहीं है कि हमें भी वो कहते हैं कि हम किसी करीब की यूनिवर्सिटी के तुम्हें वाइस चांसलर लगा देते हैं। तो आप अंदाजा करें ना, अगर ये इस और उस आदमी का क्लेम है और मैं इससे बैकआउट नहीं करूंगा,
जी। अगर आप मुझे इसके ऊपर कहेंगे ना तो मैं किसी फोरम पे भी जाके ये कहूंगा और मैं उस आदमी को सामने ला लाऊं। और वो बॉटनी जूलॉजी का बंदा है, जी। बायोलॉजी का बंदा है, जिसको स्किल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना के बिठाया। गजब खुदा का यार, क्यों अल्लाह को इन लोगों ने जान नहीं देनी, इन्होंने फेस नहीं करना जाके क़यामत वाले दिन अल्लाह को? बिल्कुल। ये क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ? बिल्कुल। माफ कीजिए बस। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुएब इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम के इख्तिताम में मैं आपको बताती चलूँ कि हमने आज अपने प्रोग्राम में जो डिस्कस किया है कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम में सस्टेनेबिलिटी और उसके अलावा जो डिसिप्लिन है वो किस तरह से ला सकते हैं, इसमें हमें कहाँ पर चेंजिंग्स लाने की ज़रूरत है और वो कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं जिस पर हम अमल दरामद कर सकते हैं। नाज़रीन, एजुकेशन सिस्टम में जो सिफारिश का जो सिस्टम है पॉलिटिशियंस की तरफ से, पॉलिटिकल जो फैक्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं, जिसकी वजह से हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। और यहाँ पाकिस्तान में जो है एजुकेशन के ऊपर सियासत की जा रही हो, बेशक वो सूबों की जानिब से हो या सिफारिशात की तरफ से हो, जो पॉलिटिकल जो फैक्टर्स हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ अपनी मेज़बान मरियम खान को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में दोबारा से मुलाकात होगी एक नए मौजू और नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।